कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से हिंदी के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं रचना एवं रचनाकार या फिर कह लीजिए लेखक एवं उनकी रचनाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। जिस तरह से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, उस लिहाज से मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है लेखक एवं रचनाएं या कह लीजिए रचना एवं रचनाकार। चलिए शुरू करते हैं। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हम देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? प्रश्न क्या है? इनमें से कौन है जो भक्तिकालीन कवि नहीं है? ए विकल्प है बिहार, बी विकल्प है सूरदास, सी विकल्प है कबीरदास और डी विकल्प है तुलसीदास। कोशिश नहीं हारनी है दोस्तों, क्योंकि कोशिश नहीं छोड़नी है और मेहनत से पीछे नहीं भागना है, संघर्ष से पीछे नहीं भागना है, क्योंकि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको कड़ी मेहनत के साथ, कड़े संघर्ष के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इनमें से कौन है जो भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहार, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो भक्तिकालीन कवि नहीं है दोस्तों, वो है बिहार। कौन है? बिहारी। याद रखिएगा कौन है? बिहारी। बाकी की बात करें तो सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये सब भक्तिकालीन कवि हैं, पर पूछा है कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ए विकल्प है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हम राज्य मिले करते हैं या उपनाम मैले हो गए हैं, बतरस लालच लाल की। दूसरे तरफ विकल्प रचनाकारों का नाम दिया हुआ है अज्ञ बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो आपको क्या करना है? इसको सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। हम राज्य मिले करते हैं, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है प्यारे दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। बस समझ आ रही है? भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। हम राज्य मिले करते हैं, ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगर बात करें यह उपनाम मैले हो गए हैं, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आगे की। और बतरस लालच लाल की ये किसकी रचना है? बिहारी की। तो आपके विकल्प क्या होने चाहिए? आपके ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सुमेलित करने के बाद दोस्तों? आइए देखते हैं कौन सा सही उत्तर मैच करना चाहिए। पहले हम मिलान कर लेते हैं। 4 3 1 2 दोस्तों क्या है? 4 3 1 2 ये अगर विकल्प में है तो आपका सही हो जाएगा। ये देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये विकल्प डी में दे रहा है। कौन से विकल्प में दे रहा है? डी विकल्प में दे रहा है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? प्रश्न क्या है कि मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? विकल्प है छायावाद उत्तर युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं, कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं दोस्तों। तो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? छायावाद उत्तर युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। प्यारे दोस्तों, अपनी मेहनत के साथ, अपने जुनून के साथ, अपने हतोत्साह के साथ पूरी मेहनत करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा की बात करें दोस्तों तो मर्यादा जो है वो भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। किस युग की? भारतेंदु युग की।
तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विद्या से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्तें, वो किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। ए विकल्प है रेखा चित्र, बी विकल्प है नाटक, सी विकल्प है यात्रा वृत्तांत और डी विकल्प है उपन्यास। प्रश्नों को अच्छे से देखिए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। आपके विकल्प क्या हैं, रेखा चित्र, नाटक, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास। दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना है माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो ये संबंधित है रेखा चित्र से। किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये रेखा चित्र से संबंधित है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरी पंचाणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। नागरी पंचाणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। विकल्प है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावधोत्तर युग में। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, नागरी पंचाणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। दोस्तों, नागरी पंचाणी सभा की बात करें तो नागरी पंचाणी सभा की स्थापना की गई थी भारतेंदु युग में। किसमें की गई थी, भारतेंदु युग में की गई थी दोस्तों। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। ए विकल्प क्या है, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। बात समझ रहे हैं दोस्तों, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है। ठीक है, कुल मिलाकर के जय भारत के रचनाकार कौन है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मालमुकुंद गुप्त और श्रीधर पाठक। तो दोस्तों, द्विवेदी युग की जो रचना है जय भारत, उसके रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है दोस्तों, उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। बात समझ में आ रही है। द्विवेदी युगीन जो रचना है जय भारत, उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि द्विवेदी युगीन जो रचना है जय भारत, उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। विकल्प ए सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये क्या है, इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। ए विकल्प है मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदी मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किस उपदेश नहीं दिया, यानी किसका उपदेश नहीं दिया, कौन सा उपदेश नहीं दिया समाज सुधार के अंतर्गत। आपके विकल्प क्या हैं, मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदी मुस्लिम पाखंड का खंडन। दोस्तों, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत जिसका उपदेश नहीं दिया, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, जाति प्रथा का खंडन भी किया था, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भी किया था। पर पूछ रहा है कि कबीर ने समाज सुधार के अंदर किसका उपदेश नहीं दिया था, तो ये है स्त्री पुरुष की समानता का। बात समझ में आ रही है दोस्तों, किसका नहीं दिया था, तो ये नहीं दिया था स्त्री पुरुष की समानता का, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। विकल्प क्या है, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। विकल्प है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके आसपास कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अगर वो यूपीएससी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी या अदर किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको इस चैनल के बारे में बताएं। इस चैनल का सपोर्ट और प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें आपके प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। अगर हम आपको सफलता दिलाने के लिए एक प्रयास में लगे हुए हैं दोस्तों, तो मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि ये चैनल एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़मीन से लेकर के अर्श तक ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो विकल्प है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, वो है संयुक्त काल दोस्तों। कौन सा काल नहीं है? संयुक्त काल नहीं है। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? विकल्प है रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। दोस्तों, जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं वो कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं दोस्तों कबीरदास। कौन है? कबीरदास। तो आपका सी विकल्प से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक व संस्थापक कौन थे? विकल्प है प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती और अज्ञे। हंस पत्रिका के संपादक व संस्थापक कौन थे? तो प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञे। दोस्तों, हंस पत्रिका के संपादक और संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, हंस पत्रिका के संपादक व संस्थापक कौन थे? तो ये थे प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, हंस पत्रिका के संस्थापक व संपादक कौन थे? तो प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं में, यानी जो चारों विकल्प दिए गए हैं, इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशित की थी? किस पत्रिका को प्रकाशित किया था? विकल्प है कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका को प्रकाशित किया था? कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। तो प्यारे दोस्तों, ये जो चारों विकल्प हैं, इसमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उस पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। क्या नाम है दोस्तों? कवि वचन सुधा नाम है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि वचन सुधा पत्रिका को प्रकाशित किसने किया था? तो प्रकाशित किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों। आगे देखो, तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका को प्रकाशित किया था? तो कवि वचन सुधा को प्रकाशित किया था, यानी कि आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? रीति काल का अन्य नाम क्या है? विकल्प है स्वर्ण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। रीति काल का अन्य नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, रीति काल का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो रीति काल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। याद रखिएगा, रीति काल को किस और नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार काल के नाम से भी रीति काल को जाना जाता है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि इन वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? विकल्प है सोनधुली, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस पर मिला था? चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? चिदंबरा। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह क्या हो जाएगा आपके लिए? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ये जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। ये क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, समासोक्ति है या फिर रूपक काव्य है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? आपके विकल्प हैं वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो पद्मावत है समासोक्ति दोस्तों। क्या है? समासोक्ति है। तो यानी कि सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है गबन किसकी रचना है? विकल्प है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। गबन किसकी रचना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। गबन की बात करें तो ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, केशवदास। ठीक है दोस्तों, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशवदास। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ए विकल्प प्यारे दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या देखा था दोस्तों कि कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है? आकार, प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? आकार, प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। दोस्तों उपन्यास और कहानी का जो मूल अंतर होता है वो क्या होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो उपन्यास और कहानी का जो मूल अंतर होता है वो होता है विषय निरूपण। क्या होता है? विषय निरूपण। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। दोस्तों आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो ये कब से माना जाता है, आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो ये माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। कब से माना जाता है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, यानी कि सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे। विकल्प है हेमचंद्र, स्वयंभू रामचंद्र, सोम प्रभु सूरी। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे। हेमचंद्र, स्वयंभू रामचंद्र, सोम प्रभु सूरी। तो अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन थे, तो स्वयंभू। कौन थे दोस्तों, स्वयंभू। तो यानी बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं। विकल्प है रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। बाल चित्रण में कौन से कवि श्रेष्ठ हैं। आपके विकल्प हैं रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो दोस्तों बाल चित्रण की बात करें तो बाल चित्रण के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। कौन माने जाते हैं, सूरदास दोस्तों। तो आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो, सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है। विकल्प है नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है। नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण, वीरता का चित्रण। दोस्तों रीतिकालीन कवियों का जो मुख्य विषय है वो क्या है, तो मुख्य विषय है नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण। क्या है, नायिका का रूप और सौंदर्य का चित्रण, यानी कि ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपने क्या देखा दोस्तों कि रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है, तो वो है नायिका का रूप और सौंदर्य का चित्रण, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इनमें से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, कई नहीं कवि होगा, ये याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, कवि लिखा होना चाहिए यहाँ पर। इनमें से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्त हुआ था। विकल्प है रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, रसखान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि है जो कृष्ण भक्त हुआ था। विकल्प है रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, रसखान। दोस्तों मुसलमान होते हुए भी जो कवि कृष्ण भक्त हुआ था उसका नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है रसखान। तो दोस्तों रसखान, तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। बादल राग कविता के रचयिता कौन है। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दोस्तों बादल राग कविता के रचयिता कौन है, तो बादल राग कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं। तो क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला।
प्रश्नों को अच्छे से समझिए कि प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं, कौन है दोस्तों? चतुर चितेरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों कि जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन हैं? विकल्प है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने की, जिससे कि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकें। तो जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन हैं? तो जनता और श्रम के गीत गाने वाले जो कवि हैं वो हैं नागार्जुन। और ये दोस्तों नागार्जुन, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। पहले दोस्तों चलने से पहले एक बार फिर से आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपका प्यार और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।